everyone. Here I am again with a new video lecture on the basis of magnetic properties and coloring of complexes. ठीक है, तो इस रीजंस को बेटा इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स हमेशा टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या कर जाते हैं? स्प्लिट अप कर जाते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड कलरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगी दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेन एवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, व्हाट दे डू, ये आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ड्यू टू इट्स स्पिनिंग, ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस एज वेल एज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? वहाँ पर दे विल जनरेट व्हाट? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू व्हाट? आइदर ड्यू टू स्पिन और आइदर ड्यू टू व्हाट? या तो स्पिन मोशन होगा या क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों, और नहीं लिखेंगे, एंड लिखते हैं यहाँ पे वर्ड है ना, एंड ऑर्बिटल मोशन। तो बेटा ये दो मोशन रिस्पॉन्सिबल हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के, अगर वहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक अगर हम देखें, पैरामैग्नेटिक ये सब थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है ना, तो अभी डायामैग्नेटिक मैं कर चुकी हूँ इसे डिस्कस, पर फिर भी हम इसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बेटा पैरामैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना, कब होंगे? जब वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट, राइट। और यहाँ पर क्या होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो बेटा ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हमेशा अप्लाइड फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्शन शो करते हैं। क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन, राइट। ये सब कंसेप्ट आप अपनी छोटी क्लासेस में पहले BSc 1 या 2 में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जबकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो बेटा अप्लाइड फील्ड की प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो अप्लाइड फील्ड की प्रेजेंस में हमेशा क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक मूवमेंट कौन जनरेट करेंगे? कैसे कॉम्प्लेक्सेस? जो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उनके पास अभी भी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जनरेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, आइदर बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन या बोथ, नॉट आइदर, बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन। पर पता है क्या है, जब हमने डायपोल मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, नॉट डायपोल मूवमेंट, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट बोलना है ना बेटा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेफरेबली ना स्पिन मोशन की वजह से होती है। ऑर्बिटल मोशन की वजह थोड़ी कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो आउटर ऑर्बिटल्स पे हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं। तो जितना मैग्नेटिक मूवमेंट इन्हें शो करना चाहिए ना, इतना मैग्नेटिक मूवमेंट ये शो कर नहीं पाते। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज मेनली प्रेफरेबली इज बिकॉज ऑफ व्हाट? स्पिन मोशन। और बेटा ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेफरेबली हमने इसको किसकी वजह से लेना है? स्पिन मोशन की वजह से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे इफेक्टिव भी लिख सकते हो, इसका जो सबस्क्रिप्ट है ना, ये इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? दैट इज n। अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है ना, फॉर्मूला इज n+2 अंडर रूट। और यहाँ पर n क्या है बेटा? n आर द नंबर ऑफ व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं या वो क्या है? डायामैग्नेटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब कई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल का ही ले लें। ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस देखूं, कौन सी ज्योमेट्री में? ऑक्टाहेड्रल में। कई तो कॉम्प्लेक्सेस वो डायामैग्नेटिक बना देते हैं और कई कॉम्प्लेक्सेस वो क्या बना देते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसका रीज़न भी आपको पता है, क्या रीज़न है? चलो एक बार क्विक रिकॉल दे दें इसको भी, क्योंकि अभी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं ना, तो हमें ये सब समझना पड़ेगा। सपोज करो मेरे पास एक कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सपोज करो दिस वन,
एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 3-, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या है, कोबाल्ट 3+, यहाँ भी क्या है कोबाल्ट 3+। इसकी अगर आप निकालो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या करोगे, और आर्गन 18 3d वाट 6, यहाँ पर भी क्या आर्गन 18 3d 6, ठीक है ना। ये तो हमने क्या निकाल दिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब चलो यहाँ पर ज़रा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग। ऑक्टाहेड्रल है ना, कैसे स्प्लिटिंग होगा, नीचे होगा T2G, यहाँ क्या बनेगा EG, सेम यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, क्या बना T2G, यहाँ पर क्या बना EG बना। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। यहाँ पर जब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ना, उनकी जो फीलिंग बनेगी ना, इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर अगर हम देखें इनकी फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6। ये कॉम्प्लेक्स क्या बना, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या हुआ, कोबाल्ट तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज थी, पर एक तरफ पैरामैग्नेटिक और एक तरफ डायमैग्नेटिक। क्यों, इसका रीज़न कहाँ लाई करता है, इसका रीज़न लाई करता है कि ये जो इनके बीच में ये जो स्प्लिट किए ना d ऑर्बिटल्स, इनके बीच में इस स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना था, स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना था। अगर तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए, पेयर अप। जबकि यहाँ पर क्या था, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी और जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी वो क्या थी, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम था। इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में भी क्या करके वहाँ भी इनकी फीलिंग हो गई। तो इसके बेसिस पे हम बताते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा अटैच है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपने सीखा डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो बेटा, ऐसी क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड कैसा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो मैग्नीट्यूड है ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल डिपेंड, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल है चाहे टेट्राहेड्रल है। तो अभी हम इनके फैक्टर्स देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स, ध्यान से सुनो, पेपर में क्वेश्चन पक्का 101%। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ लीगेंड। सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लीगेंड। बेटा ऐसे लीगेंड्स जिनका स्मॉल साइज है या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज लार्ज, एंड जिनकी कैपेसिटी है कि दे कैन हैव अ कैपेसिटी ऑफ पाई एक्सेप्टर एंड सिग्मा डोनर। ये जिस लिगेंड में ये सारी कैपेसिटीज़ है ना, वो लिगेंड का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना वो हमेशा ज़्यादा ही होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, है ना, हर लिगेंड को हम कैसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। हमें याद रखनी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हमें क्या याद रखनी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। बेटा ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना, इसमें लिगेंड्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग के हिसाब से अरेंज किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा लिगेंड जिसकी स्प्लिटिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, या जो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड क्रिएट करवाएंगे, उसको हमेशा लिखते हैं एक्सट्रीम किस पे, राइट पे। कोबाल्ट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइनाइड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, NO2 नेगेटिव आ गया। अगर मैं इसको आगे चलाऊँ, सिर्फ मैं बहुत कॉमन वाले लिगेंड्स लिख रही हूँ इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बड़े सारे लिगेंड्स हैं, पर अभी मैं यहाँ पर जो अरेंज कर रही हूँ, जो सबसे कॉमन लिगेंड्स है, जनरली जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं ना, मैं वही अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। NH3 आ गया, इसके बाद और क्या, वाटर भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, देन वाटर के अलावा क्या आ गया आपके पास, सपोज करो ये नाइट्रेट आ गया, NO3 नेगेटिव, देन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो दिस इज़ द ऑर्डर, दिस इज़ द
इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी मेटल के साथ ये लिगेंड प्रेजेंट है, कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या दैट मीन्स कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना प्रेफर करेंगे, पेयर अप करना पसंद करेंगे। साइनाइड में भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना पसंद करेंगे, यहाँ भी पेयर अप, NH3 भी पेयर अप। जनरली इसको आप मान लो कि इसके आगे वाले जितने भी लिगेंड्स हैं ना, ये हमेशा क्या करेंगे, पेयर अप होना प्रेफर करेंगे। जबकि इस तरफ वाले लिगेंड्स हैं ये जनरली क्या रहना पसंद करते हैं, ये जनरली अनपेयर्ड रहना पसंद करेंगे। याद रखना, ठीक है, सीरीज में। तभी जब भी आप कितने एग्जांपल्स लेते हो, अगर आप रिकॉल कर सको किसी भी मेटल आयन के साथ जब भी ये वाले लिगेंड्स अटैच्ड हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं। जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफरेबली अनपेयर्ड रखेंगे, राइट। तो आप बस ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रख लो तो आपको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है, स्मॉल साइज, इन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या है, ज़्यादा है, और दूसरा इनकी टेंडेंसी मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करने की भी क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो ये फैक्टर है। सबसे पहले हमने क्या फैक्टर पढ़ा, नेचर ऑफ लिगेंड, और इसके बेसिस पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सपोज करो एक तरफ, चलो मैं हेलाइड आयन का एक केस ले लूँ, एक तरफ फ्लोराइड आयन है किसी भी मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स में, और एक बार ब्रोमाइड आयन, तो क्या लगता है कहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली फ्लोराइड आयन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे। कब? जब आप इसको किसी और हेलाइड आयन के साथ कंपेयर करो, तब की बात करिए, इफ़ वी आर डूइंग कंपेरिजन्स। अदरवाइज तो ये भी क्या है, अनपेयर्ड रहना ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है। पर स्प्लिटिंग का एक्सटेंट कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेटा नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड के बाद जो दूसरा रीज़न बनता है वो बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द मेटल आयन। यहाँ पर बेटा जो दूसरा केस बनेगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल आयन। सपोज करो हमारे पास कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक बार कोबाल्ट पे आप लगा लो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार लगा लो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ द, या मोर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग। तो इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग का, इसका ज़्यादा होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है। थर्ड फैक्टर बेटा जो हम करते हैं दैट इज़ टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सपोज करो किसी मेटल आयन में अगर डी ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट कर रहे हैं वो क्या हैं, 5D, किसी मेटल में 4D, और किसी मेटल में 3D। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें और आप अगर डाउन द ग्रुप जाओ है ना, तो क्या होगा, 5D में फिलिंग होगी, यहाँ 4D में फिलिंग होगी, यहाँ 3D में। तो स्प्लिटिंग भी यहाँ पे 5D की होगी, 4D की होगी, 3D की होगी। लार्जर द एनर्जी शेल, और क्या होगा, एनर्जी लार्जर विल बी द स्प्लिटिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स का साइज स्पेस में इंक्रीज करता रहेगा उतना ही उनमें स्प्लिटिंग का एक्सटेंट भी क्या होता रहेगा, या मैग्नीट्यूड भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। 5D ऑर्बिटल्स का साइज़ क्या है, बिगर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या है, 5 है, यहाँ एनर्जी लेवल क्या है, 4 है, यहाँ एनर्जी लेवल क्या है, 3 है। ऑल तो सब में ऑर्बिटल्स क्या है, D है, पर यहाँ पर हमेशा स्प्लिटिंग का एक्सटेंट क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो लिगेंड्स को इन्हें अप्रोच करना क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। दिस इज़ अ थर्ड रीज़न। एंड फोर्थ रीज़न इज़ द ज्योमेट्री। फोर्थ रीज़न इज़ ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सपोज करो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बताइए कहाँ होगा स्प्लिटिंग का एक्सटेंट ज़्यादा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा। मोर इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है तो पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर क्या हो गया, कम हो गया, और इसके बेसिस पे ही डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम शिफ्ट करते हैं
कलरिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझो। अब हम कलरिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं यहाँ से। अब जो मेरा पूरा कंसेप्ट है बेटा वो कलरिंग पे है। अगर एक बात बताओ, आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हो कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को कलर्ड होना है तो वो क्या करते हैं कलरिंग के लिए? सबसे पहले तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या करते हैं, विजिबल रीजन है ना, वाइट स्पेक्ट्रम में से क्या करते हैं, विजिबल रीजन जो है वहाँ से वो रेडिएशंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ऐसे सॉल्यूशंस की। उन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो उनकी एनर्जी बढ़ गई और वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हमें पता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल का जो स्टेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। एनर्जी ज़्यादा है ना, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगे जो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो वापस नीचे वाली ग्राउंड स्टेट पे आते हैं ना, हमेशा वो रेडिएशंस को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। उसकी वजह से वो क्या इम्पार्ट करते हैं, दे इम्पार्ट कलर टू अ सोल्यूशन। जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, हमेशा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वही सोल्यूशंस क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और वही सेम थ्योरी मैं यहाँ पर भी लगाने लगी हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारा बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑर्बिटल्स दो सेट में स्प्लिट अप कर रहे थे बेटा, इसलिए यहाँ पर कौन सी ट्रांजिशंस हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशंस। हम इन्हें क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशंस, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। और वो हायर एनर्जी स्टेट क्या है, बस T2G से EG या E से T2 टेट्राहेड्रल के केस में, और जो मैंने पहले वाला बोला वो किस केस में, ऑक्टाहेड्रल केस में। अब देखो तो यहाँ पर कौन सी ट्रांजिशंस होती है, डी ट्रांजिशंस होती है। +2 में तुमने बहुत पढ़ा डी ट्रांजिशन। अब ज़रा उनको यहाँ पे हम समझ भी लेते हैं। चलो एक एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, सपोज करो मेरे पास ना ये टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर मैं टाइटेनियम को इसकी लिखूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो इसका ये क्या बनता है, 3D1 सिस्टम बनता है ना। ये क्या बनता है, 3D1 ऑक्टाहेड्रल है। कैसे स्प्लिट करेंगे, d ऑर्बिटल्स, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या लिखो, T2G, यहाँ पर क्या लिखेंगे, EG लिखेंगे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को फिल होना है ना, 3D1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गया। अब क्या होगा, अब देखो इसके बीच में ये स्प्लिटिंग है, इनके बीच में ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। बेटा ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनकी ये स्प्लिटिंग है, चाहे ऑक्टाहेड्रल है चाहे टेट्राहेड्रल है, इसमें स्प्लिटिंग इतनी कम होती है ना कि ये स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ईजिली क्या कर सकते हैं, ये ना विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की जो रेडिएशंस है ना उनको ईजिली एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। क्या मैंने बोला कि इतना कम है ये स्प्लिटिंग का एक्सटेंट इनमें कि यहाँ पर क्या होगा कि ईजिली जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। कैसे, जस्ट उनको विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्सेस है ना, जनरली ये विजिबल रीजन ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम ना, यहाँ से इतनी वेवलेंथ वाली एनर्जी को ईजिली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, EG वाले ऑर्बिटल में यहाँ चले जाएंगे। अब ये ऑर्बिटल तो हायर एनर्जी स्टेट का है, यहाँ पर तो ये रहना प्रेफर नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये क्या करेंगे, जितना इन्होंने रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसे वापस ट्रांसमिट करते हुए, वापस रिफ्लेक्ट बैक करते हुए ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और अब ये जो रेडिएशंस यहाँ से फॉल करेंगी ना, कहाँ फॉल करेंगी ना, विजिबल रीजन ऑफ लाइट, क्योंकि इन्होंने 5000 एंगस्ट्रॉम को क्या किया था, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था। बेटा जनरली ये आता है ग्रीन एंड येलो रीजन बनता है। कौन सा रीजन बनता है, ग्रीन एंड येलो रीजन बनता है। जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता है कौन सा इम्पार्ट करते हैं, ये पर्पल। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा इम्पार्ट करते हैं, पर्पल। तो ये जो टाइटेनियम का ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है ना ऑक्टाहेड्रल, हमेशा इसका कलर हमें क्या नज़र आता है, पर्पल नज़र आता है। पता चल गया क्यों नज़र आया, क्योंकि इन्होंने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, 5000 एंगस्ट्रॉम को। और जब इन्होंने वापस रिफ्लेक्ट किया वेवलेंथ को, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना, वो
पर्पल बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, भूलना मत, बस यही एक रीज़न है। अब ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हमने सिर्फ यहाँ पर प्लैंक्स इक्वेशन लगानी है फॉर द एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इंटू H इंटू C अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इसकी एनर्जी निकालनी है, मैं इसी सिस्टम की एनर्जी निकालूं। पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको वेवलेंथ दी होती है कि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसने इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो इसके विद रिस्पेक्ट कितनी एनर्जी लगी, उस एनर्जी को कैलकुलेट करो। तो हमने क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर का तो वैल्यू पता ही आपको 6.023 इंटू 10⁻23। एच की वैल्यू क्या भरोगे, 6.6 इंटू 10⁻−34। सी की वैल्यू क्या भरोगे, 3 इंटू 10⁸। सबके सब आपने किस में लिए, SI यूनिट्स हैं, ये सारे के सारी जो वैल्यूज़ हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू SI यूनिट्स। तो लैम्डा की वैल्यू तो 5000 ऑंगस्ट्रॉन्ग है, इसको भी मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5000 इंटू वॉट 10⁻−10, ये मीटर्स में बन गई। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट आप क्या निकाल लोगे, एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। हो सकता है ये सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पेपर में दी भी हो और ना भी दी हो, तो आप सॉल्व कर सकते हो। So this is the amount of energy that is required for the absorption so that electron can go from one orbital या lower orbital to higher orbital। और ये भी d orbital है, ये भी d ऑर्बिटल है, इसलिए ऐसी ट्रांजिशंस को क्या कह देते हैं, dd ट्रांजिशंस। क्या बोल देते हैं इनको, dd ट्रांजिशंस। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं इसको। सो बेटा अब ये जो ट्रांजिशंस है, मेटल आयन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये डिपेंड करते हैं कि इनके साथ लीगेंड कौन से अटैच्ड हैं। देखो अब लीगेंट में सपोज करो हमारे पास एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर विजिबल रीजन ऑफ लाइट को, अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें, वाइट लाइट को आप कैसे लिखते हो, विबग्योर लिखते हो। अगर आपने विबग्योर लिखा तो दैट मीन्स कि ये कैसे जाता है, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। वॉयलेट की वेवलेंथ हो क्या है, सबसे कम है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स है, आपके पास क्या है, कोबाल्ट का ही कोई आपके पास, सपोज करो हमारे पास 3 - -1, यस, क्या बनेगा, ठीक बनेगा ना हमारे पास। कोबाल्ट का बेटा कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने रैंडम लिखा ना यहाँ पे, मैंने लिगेंड्स तो सोचे ही नहीं, तो मैंने इसलिए एक बार देख रही थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक निकलेगी ना। 3 देख लें एक बार, कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। x - 6 इज इक्वल टू -3, -3 + 6 इज इक्वल टू वॉट, +3। ठीक है ना, ठीक है। ये सारे कोबाल्ट के +3 स्टेट के क्या हैं मेरे पास, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस हैं। सपोज करो एक बार इसके साथ लीगेंड अटैच है वाटर, एक बार इसके साथ लीगेंड अटैच्ड है अमोनिया, एक बार इसके साथ अटैच है लीगेंड साइनाइड। ये 3 लीगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी, अगर मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग का एक्सटेंट देखूँ तो साइनाइड में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहाँ पर कम और यहाँ पर उससे भी कम। यही होगा तीनों का, अगर मैं देखूँ तो यस यही होगा। यहाँ पर एनर्जी, दैट मीन्स कि अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स को अरेंज करूँ, ध्यान से समझो, बार बार फिर एक बार एक केस समझ गए ना तुम सब कर लोगे। ये अमोनिया के लिए कर देते हैं, एंड दिस इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर वाटर। ये किसके लिए, अमोनिया के लिए, ये किसके लिए, साइनाइड के लिए। कहाँ पर स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि इसके साथ एनर्जी एसोसिएट क्या होगी, ज़्यादा। बेटा एनर्जी मैंने भी क्या फॉर्मूला लिखा था, मैंने लिखा था HC अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी एसोसिएट ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है वो ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सो दैट मीन्स कि जो साइनाइड के कॉम्प्लेक्सेस हैं ना, एनर्जी उनके साथ ज़्यादा एसोसिएट है, तो वो हमेशा लोअर वेवलेंथ
को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो विबग्योर में से लोअर वेवलेंथ क्या है, इस तरफ है। यहाँ आ जाओ, अमोनिया, अमोनिया भी क्या करेगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी इससे क्या हो गई, कम हो गई, तो इससे कंपेरेटिवली थोड़े हायर वेवलेंथ वाली एनर्जी को ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और वाटर, वाटर में तो स्प्लिटिंग का एक्सटेंट सबसे कम, तो ये सबसे हायर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से आपने क्या रखना है, याद रखना है। सपोज करो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसने लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है। लोअर वेवलेंथ में सपोज करो अगर ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एक कलर पता है क्या इम्पार्ट करेंगे, रेड कलर को इम्पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेड कलर देंगे, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी है ना, इसका एक्सटेंट ज़्यादा है स्प्लिटिंग का, तो वो उतनी ही लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा आप इसको याद रख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सपोज करो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं कोबाल्ट के, एक कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है। एक बार कॉम्प्लेक्ट का इसका मैं हाइड्रेटेड ले लेती हूँ, अभी भी एग्जांपल सपोज करो 6 है, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 पॉजिटिव है, और सपोज करो यहाँ पर आपके पास कोई इसका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग का एक्सटेंट देखना चाहूँ तो स्प्लिटिंग का एक्सटेंट यहाँ पर कैसे होगा बेटा, अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस में देखें, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या बना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से स्प्लिटिंग किसमें ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग कहाँ है, स्प्लिटिंग यहाँ पर ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ना, वहाँ पर वेवलेंथ क्या रहेगी, वेवलेंथ क्या रहेगी, शॉर्टर के हायर, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ को वो करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, शॉर्टर वेवलेंथ को। और ये लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सपोज करो यहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ, इसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और इसने किसको एब्जॉर्ब किया, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, रेड, तो ये कौन सा कलर इम्पार्ट करेंगे, रेड, और यहाँ पे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ब्लू, तो ये ब्लू कलर देंगे सोल्यूशन को। तो बेटा बस इसके बेसिस पे ही हम क्या देखते हैं, कलरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बताना है कि कलर्ड, पहले तो कॉम्प्लेक्स कोई कलर्ड है कि नहीं, सबसे पहली बात, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को कलर्ड होना है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डी ट्रांजिशंस। और डी ट्रांजिशंस कब होंगी, जब वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तभी वो हायर लेवल पे शिफ्ट करेंगे। अगर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो डी ट्रांजिशंस भी वहाँ पर नहीं होंगी। तो याद रखना ये डी ट्रांजिशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पार्ट कलर्स टू द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट है, ठीक है ना, जो अभी हमने निकाला भी था फॉर्मूला लगा के, दैट इज E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। और वो एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला, वो एनर्जी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल होती है, ताकि वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर दें। तो होपफुली आपको यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी और कलरिंग ऑफ कंपाउंड्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी का जितना भी ये है, अगर आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव अ सॉल्यूशन। सो होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को लेकर अच्छे से हो गई होगी। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस ऑल्सो। थैंक यू।